नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल। अब बस नतीजों का इंतजार। देश में इस बार आम चुनाव 7 चरणों में हुआ। चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक करीब 1.5 माह चला। अब से करीब 12 घंटे बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। उसके कुछ घंटे बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता ने देश की बागडोर किनके हाथों में सौंप दी है। इसके पहले निर्वाचन आयोग के साथ ही बीजेपी, कांग्रेस सहित तमाम दल भी मतगणना की तैयारी में जुट गए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा की मतगणना सभी 33 जिला मुख्यालयों में होगी। प्रदेश भर के 94 मतगणना हॉल बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 476 सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। 4362 गणना कर्मी और 1671 माइक्रो ऑब्जर्वर मतगणना कार्य करेंगे। हर हॉल में 14-14 टेबल लगाए गए हैं। 12 से 24 राउंड तक मतगणना सतत चलेगी। सबसे अधिक 24-24 राउंड रायगढ़ के जशपुर और बिलासपुर के बिल्हावा मस्तूरी विधानसभा में होगी। सबसे कम 12 राउंड की गिनती कोरबा के मनेन्द्रगढ़ विधानसभा में होगी। सबसे पहले सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गणना होगी। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की गणना शुरू हो जाएगी। एग्जिट पोल के बाद जहां भाजपा राहत भरी सांस लेकर मतगणना की तैयारी में लगी हुई है, वहीं कांग्रेस साल 2004 के एग्जिट पोल का हवाला दे रही है। उस समय एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी की यानी कि अटल बिहारी की वाजपेयी की सरकार फिर से सत्ता में आ रही थी, लेकिन परिणाम उसके उलट आया और कांग्रेस यानी कि मनमोहन की सरकार बन गई थी। बहरहाल दोनों पार्टियां मतगणना की तैयारियों में जुटी हुई हैं। सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो पार्टी ने पिछले दिनों चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक कर तमाम कार्यकर्ताओं और एजेंट को तमाम तरीके से प्रशिक्षण दिया। उन्हें मतगणना संबंधित बारीकियों को समझाया और सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी कि उनके क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोकसभा सीट पर लगा दी गई। इसके अलावा प्रदेश कार्यालय में भी वॉर रूम में भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव प्रदेश भर में मतगणना पर नजर रखेंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने की पद्धति है और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबको लेके चलते हैं। जब पूरे मोदी जी तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेता जो लोकसभा के प्रभारी रहे, लोकसभा के हमारे संयोजक रहे, सह संयोजक रहे या विधानसभा का काम जिनकी ओर था, हमारे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सभी अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में रहेंगे। निश्चित रूप से मैं लगातार बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में पार्टी के पदाधिकारियों से संपर्क में हूं। हमारे मतगणना एजेंट नियुक्त हो गए हैं, उनके प्रशिक्षण का काम हो गया है। सुचारू रूप से मतगणना संपन्न हो और हमारे कार्यकर्ता मतगणना में समय पर पहुंचे। मतगणना को लेकर कांग्रेस भी अपने अंतिम दौर की तैयारी कर रही है। जहां एक और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा प्रत्याशियों से जूम ऐप के माध्यम से मीटिंग कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर जिला कांग्रेस कमेटी भी तमाम एजेंटों को प्रशिक्षण दे रही है। प्रशिक्षण में मतगणना संबंधित तमाम बारीकियों को समझाया जा रहा है। मतगणना की तैयारियों को लेकर कांग्रेस का कहना है कि मतगणना को लेकर हमारी तैयारी पूरी है। पार्टी ने मतगणना एजेंटों की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। मतगणना को लेकर कहीं भी कोई भी गड़बड़ी होगी उस पर तत्काल संज्ञान लिया जाएगा। प्रशिक्षण है जो चुनाव के पहले कैसे मतदान की काउंटिंग होगी और काउंटिंग टेबल में किस प्रकार से सबको भाग लेना है और मुस्तैदी से चौकन्ना होकर पैनी नज़र रखना है और जो 17C फॉर्म से लेकर तमाम वो चीज़ों का मेल कराना जो जरूरी आज जिस प्रकार से पूरे देश। मतगणना को लेके हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हम पूरी तरीके से सजग हैं। हमने अपने वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगा के रखी है कि हर एक लोकसभा क्षेत्र में सतत निगरानी रखी जाए। हर एक विधानसभा वार जैसे चक्र चालू होंगे वहां भी सतत निगरानी रखी जाए। पार्टी ने अपने मतगणना एजेंटों की ट्रेनिंग कर लिया है। इसके अलावा बूथ लेवल के। बहरहाल निर्वाचन आयोग के साथ ही राजनीतिक दल भी मतगणना की तैयारी में जुटे हुए हैं। निर्वाचन आयोग प्रयास कर रहा है कि मतगणना शांतिपूर्वक और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने एजेंटों व नेताओं को ताकीद कर रहे हैं कि किसी तरह की गड़बड़ियों को तत्काल संज्ञान में लाकर शिकायत करें। अब तो मतगणना के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किसकी तैयारियों में कितना दम है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट।
वही इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ आज के मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर लखन चौधरी और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वराज एक्सप्रेस पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल धनंजय जी मैं आपसे करना चाहूंगी, जिस तरीके से कांग्रेस 2004 के एग्जिट पोल का दावा करते हुए 2024 के एग्जिट पोल को बता रही है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? धनंजय जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर आप देखेंगे जो अभी एग्जिट पोल बहुत सारे हेलो आवाज आ रही है आपकी? जी जी आवाज आ रही है? जी जी हेलो जी आवाज आ रही है जी, बोलिए। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अभी एग्जिट पोल आए हुए हैं वो जनता के अपेक्षाओं के विपरीत आए हैं। जनता की जो सोच है उसके खिलाफ आए हुए हैं। स्वाभाविक सी बात है, कहीं ना कहीं ये एग्जिट पोल बनावटी लग रहा है और हम इस पर विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि हमें पता है कि मोदी सरकार के खिलाफ किसान, श्रमिक, महिलाएं, युवा और देशवासी चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रहे थे। जब इतने सारे लोग उनके खिलाफ में हैं तो इस प्रकार से एग्जिट पोल की उम्मीद किसी ने नहीं किया था। हम तो पहले ही समझ रहे थे जो एग्जिट पोल आया है उसकी ग्राफिक्स कैसे होंगे, उसकी सोच क्या होगी, हमें पहले से पता था। और निश्चित तौर पर कल जो है जनता का जो निश्चित तौर पर जो कल पोल आएगा, वास्तविक जो पोल कल आएगा 4 तारीख को आएगा और देश में आप देखेंगे मोदी सरकार की विदाई सुनिश्चित हो जाएगी और कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो स्वाभाविक सी बात है, एग्जिट पोल एक भ्रम का मायाजाल फैलाने की कोशिश किया जा रहा है, जैसे लगातार 10 साल से किया जा रहा है। चाहे जनता महंगाई पे बात करे, जनता बेरोजगारी पे बात करे, जनता इस देश में जो भुखमरी पर उस पर बात करे या जनता इस देश की स्थिति पर बात करे। तो जिस प्रकार से मैं इस चैनल में बैठ के कहना मुझे अनुचित लगता है, लेकिन कुछ चैनल जो मीडिया संस्थान है जो बड़े उद्योगपति के अधीन है, उनका जो रवैया रहा है, जैसे गैस के दाम बढ़ गए, 410 रुपए का रसोई गैस के सिलेंडर को महंगा बताया जाता था और जब 1100 रुपए से कीमत हुई तो उसको राष्ट्रवाद में बता दिया जाता था। बेरोजगारी पर अगर युवा सवाल उठाए तो युवा को ही बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाता था। तो स्थितियां पूरे देश ने देखा है, तो इसलिए ये जो एग्जिट पोल है ये जी धनंजय जी मैं आपके पास फिर से आऊंगी। हमारे साथ लखन जी भी मौजूद है। लखन जी, जिस तरीके से अभी धनंजय जी ने कहा, उनकी बातों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है और धनंजय भाई तो अपनी पार्टी लाइन रख रहे हैं। और देखिए, आपने भी जैसे कहा और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि 2004 में जिस तरह से एग्जिट पोल के अनुमान जो है विपरीत जो है हुए थे और जो है जब सरकार बनी तो मनमोहन सिंह की सरकार बनी प्रबोधन में, जैसा कि आप लोगों ने भी बताया, तो ये तो सही बात है कि एग्जिट पोल कितना सही है कितना गलत है, ये अनुमान किस तरह से लगाए गए हैं। देखिए, इसकी जो मेथोडोलॉजी होती है वो भी जो है किसी को पता नहीं रहती और ये गोपनीय तरीके से किए जाते हैं। तो ये तो कल पता चलेगा वास्तविक जो परिणाम जब आएंगे तो। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल में कई एजेंसियों के जो आंकड़े हैं, दो एजेंसियों के आंकड़े एक तरह के। लखन जी मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता देवलाल ठाकुर भी जुड़ गए हैं। देवलाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। अभी चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस जो है वो दावे कर रही है कि 2004 की तरह 2024 में भी जो है उनकी सीटें आएंगी। देखिए, हर राजनीतिक दल को दावा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन जनता में जो इस समय एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो साफ है कि कांग्रेस इस वक्त देश में साफ हो चुकी है। निश्चित ही एग्जिट पोल पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन मैं एक राजनीतिक दल होने के बाद भी मैं इस चीज को कहूंगा कि राजनीतिक दल का आदमी अगर किसी से पूछता है तो उसके मंशा रूप ही मतदाता जवाब देते हैं, लेकिन एक जब आम एजेंसी से कोई आदमी जाता है तो उसको राजनीति से परे होकर वो अपनी मन की बात भी बता देते हैं। तो एग्जिट पोल नकारा जा सकता है लेकिन पूरा नहीं नकारा जा सकता। हम लोग बोल रहे हैं हम लोग 400 से पार होंगे, लेकिन कोई भी एग्जिट पोल 400 तक ही दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको नकार दें। कहीं ना कहीं एग्जिट पोल हमेशा 80% सत्य होता ही है। 20% अपन जानते हैं कि 20% हो सकता है कहीं पे जानकारियां गलत आ गई या कुछ हो गया, तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एकदम से ज्यादा बदलाव किसी भी एग्जिट पोल में नहीं। राजनीतिक जीवन में देखा है एकदम ज्यादा उलटफेर की स्थिति नहीं बनती।
और जहां तक अभी सवाल है देश में, अभी देश में पूरे देशवासियों ने मोदी जी के ऊपर विश्वास किया। लाख शिकायत हो कांग्रेसियों को मोदी जी से, लेकिन करोड़ों भारतीयों को मोदी जी से ये उम्मीद है कि यही वो प्रधानमंत्री है, हमारे देश को विकसित भारत की ओर लेकर जाएंगे। और यही विश्वास के कारण हम 400 पार की संख्या से कल पार करेंगे। और यही वो समय रहेगा काम के जिस समय आंकड़े स्पष्ट हो जाएंगे। जी, मैं लखन जी आपके पास आना चाहूंगी। आपने कांग्रेस और बीजेपी दोनों प्रवक्ताओं की बातें सुनी, इस पर आप क्या कहेंगे कि आखिर जिस तरीके से एग्जिट पोल जो बता रहे हैं और जिस तरीके से कांग्रेस भी दावा कर रही है 2004 के दावों को लेकर, तो क्या लगता है? जी, निश्चित तौर पर देखिए, दावा करने का अधिकार सबको है भाई। 2004 में ये हुआ भी है। 2004 में जिस तरह से एग्जिट पोल पूरी तरह से विफल हो गया था और उसके उलट जो है मनमोहन सिंह की यानी कांग्रेस की सरकार बनी थी, जबकि एग्जिट पोल 2004 में पूरी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार की जो है फिर पुनरावृत्ति की बात कर रहे थे। अभी हमने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा कि एग्जिट पोल जो है कांग्रेस की सरकार की पुनरावृत्ति या रिपीट होने की बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उलट हुआ और भाजपा की सरकार बनी और इतने भाजपा को इतना प्रचंड बहुमत मिला कि पिछले 3 साल के कार्यकाल में इतना बहुमत नहीं मिला था। तो ये तो सवाल देखिए एग्जिट पोल पर उनकी एजेंसियों पर हमेशा रहता है, उनकी विश्वसनीयता को लेकर लोगों में भी जो है सवाल हमेशा रहता है। तो ये स्वाभाविक है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष का इंडिया गठबंधन का एक नया आंकड़ा कल से आ रहा है 295 का 295 सीट जीतने का, तो ये भी देखने वाली बात है और दिलचस्प होगा कि कल जो है जो वास्तविक परिणाम है वो किस तरह से आता है। दूसरी तरफ भाजपा 400 पार का आंकड़ा अभी भी कर रही है और बहुत सारे एग्जिट पोल में जो है आप देखेंगे कि 400 से भी पार दिखाया गया है एग्जिट पोल में। और बहुत सारे जो एग्जिट पोल की जो एजेंसियां हैं, दो एजेंसियों के जो आंकड़े हैं वो सिमिलर आंकड़े हैं, तो इससे भी एक उन पर विश्वसनीयता का सवाल उठता है। और एग्जैक्ट आंकड़े दे रहे हैं, एक्यूरेट आंकड़े दे रहे हैं 365 350। तो देखिए एग्जिट पोल पर हमेशा सवाल उठते हैं और उसकी मेथोडोलॉजी पर भी सवाल उठते हैं क्योंकि ये गोपनीय रखा जाता है। बहरहाल लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल बता रहे हैं उससे तो क्लियर कट भाजपा की सरकार बन रही है और मोदी की तमाम 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद मोदी की जो छवि है, मोदी की जो गारंटी है, वो एक बार फिर से रंग लाती दिख रही है। लेकिन देखना होगा कि कल परिणाम किस तरह से आता है। लेकिन ये बात सच है कि विपक्ष ने भी चुनाव के आखिरी समय में और जैसे जैसे चुनाव के दूसरे चरण, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें चरण तक जो है पूरी ताकत के साथ, पूरी दमदारी के साथ जो है चुनाव को लड़ा है। लेकिन ये बहुत देर हो गई। इसके पहले यदि साल भर पहले से विपक्ष का जो गठबंधन इस तरह मजबूती के साथ लड़ता तो मुझे लगता है परिणाम और एग्जिट पोल के भी परिणाम जी बिल्कुल। जी धनंजय जी, आपसे सवाल करना चाहूंगे। राहुल गांधी जो है वो 295 के आंकड़े उन्होंने बताया है कि इस बार उनकी सीटें आएगी, इंडिया गठबंधन इतनी सीटें लाएगा। लेकिन अगर बात करूं विधानसभा चुनाव की तो इसमें भी एक तरफा जीत कांग्रेस की नजर आ रही थी, लेकिन फिर एक तरफा जीत बीजेपी की नजर आई। देखिए, अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने जो बातें कही है कि एग्जिट पोल छत्तीसगढ़ में फेल हो गए, तो इसके कारण आप समझिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो बातें हैं जो कांग्रेस आज दावा कर रही है एग्जिट पोल फेल होने के कारण, उसका वही है। उसका एक सबसे बड़ा कारण आपको बताना चाहूंगा, ये एग्जिट पोल के सैंपल साइज को लेकर मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं। मैंने कुछ चैनलों में कल इस विषय में डिस्कशन में शामिल था, वहां इसके सैंपल साइज बता रहे थे कि एक बूथ में वो 15 लोगों से पूछताछ किए हैं कि वो किसके फेवर में है, किसके खिलाफ है। मतलब समझ सकते कि रायपुर लोकसभा में लगभग 2400 से अधिक बूथ है। अगर एक बूथ में 15 लोगों से आप पूछकर बात करते हैं, जबकि मतदान यहां पर हुआ 15.5 लाख, मतलब आप टोटल रायपुर लोकसभा सीट पर 38,000 से 40,000 लोगों के बीच में आपने चर्चा की है। 40,000 के बीच में आपने आंकड़े निकाले कि मतदान कितना यहां पर हुआ है, 15.5 लाख से ऊपर मतदान हुआ है। टोटल मतदाता यहां कितने हैं, 23.5 लाख के आसपास मतदाता हैं। तो मतलब 38,000 40,000 लोगों से पूछकर आप रायपुर लोकसभा सीट में कैसे डिसीजन दे देंगे, जबकि मतदाता 15.5 लाख है। दूसरी बड़ी बात है, क्या एग्जिट पोल करने वाले क्या उस लोकसभा के 2400 बूथों में गए हैं? पहली बात, क्या उस लोकसभा क्षेत्र के जो 7 से 8 जो विधानसभा थे वहां गए हुए हैं? तो बहुत सारी बातें इस मेथड में जो इसको फेल करती है। तीसरी सबसे बड़ी बात, मैंने कहा ना, ये 2024 का लोकसभा चुनाव अकेला कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रहा था।
इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इस देश के किसान खड़े हुए हैं। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ उस देश के बेरोजगार युवा खड़े हुए हैं। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वो महिलाएं खड़ी हुई है जिनके हाथ से कामकाज छीना जाए, जो महंगाई से परेशान है। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ वो देश के तमाम व्यापारी खड़े हुए हैं जो जीएसटी और हमारे साथ तो आप इसको मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी देवलाल जी भी बने हुए। देवलाल जी जिस सारे लोग चुनाव लड़ रहे थे। देवलाल जी जिस तरीके से धनंजय जी आरोप लगा रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके खिलाफ किसान खड़े हैं, लोग खड़े हैं, तो इनके सवाल के जवाब में आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल कहूंगा कि हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ जिन गरीबों का सपना का घर होता था, जिनका घर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनाए, वो गरीब परिवार नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। उस गरीब परिवार के घर बनाने के साथ साथ उज्ज्वला के तहत उन्हें गैस प्रदान किया, उन्हें पोषण आहार नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। वो गरीब परिवार जिनके घरों में शौचालय दिया, साथ में पानी भी पहुंचाने का काम आज देश के प्रधानमंत्री ने किया, वो गरीब परिवार नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। और सबसे अहम बात, वो प्रधानमंत्री देश का जब गरीब परिवार के ऊपर संकट आता था, दुर्घटना हो जाए या गंभीर बीमारी हो जाए, प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने से जब डॉक्टर और अस्पताल मना कर देते थे, उस गरीब परिवार को देखने वाला कोई नहीं रहता था। उसके दुख में खड़े होने वाला का कोई प्रधानमंत्री है, आयुष्मान कार्ड लेके 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने वाला, तो वो नरेंद्र मोदी जी है। जी देवलाल जी, जिस तरीके से एग्जिट पोल बता रहे हैं, बीजेपी दावा करी है 400 पार का, लेकिन एग्जिट पोल जो बता रहे हैं वो 551 के बाद की संख्या बता रहे हैं। तो ऐसे में जो नारा आप लोग लगा रहे हैं 400 पार का, क्या वो कल साबित हो पाएगा? देखिए, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के भरोसे में चुनाव लड़ा है और इस चुनाव में देश का भरोसा माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तो निश्चित ही एनडीए 400 के पार जाएगी, ये स्पष्ट कल इस समय तक स्पष्ट हो जाएगा। अब एक दिन की तो बात है, सारे लोग अपना अनुमान लगाते हैं, कांग्रेस वाले अपना अनुमान लगा रहे हैं, हम अपना अनुमान लगा रहे हैं, और एग्जिट पोल में एजेंसियां जो काम करती है वो अपना अनुमान लगाती है। लेकिन जो पारदर्शिता के साथ कल एग्जैक्ट जो आंकड़े आएंगे कल पता चल जाएगा, इन लोग को भी पता चल जाएगा। बाद में ये किसी और चीजों का रोड़ा ना रोए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लोकतंत्र की उस चीज को स्वीकार कर लेना चाहिए कांग्रेस के लोगों को। जी चलिए, लखन जी भी हमारे साथ मौजूद है। लखन जी, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता दोनों का दावा है कि उनकी सरकार बनेगी, और जिस तरीके से अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है किसान है, लोग है, जनता उनके खिलाफ है इस बार, तो ऐसे में जिस तरीके से एग्जिट पोल है और बातें अगर सुने तो किस तरीके से इस पूरे माहौल को देखा जा सकता है, क्योंकि कल जो है लोकतंत्र के पर्व का बड़ा दिन है। जी निश्चित तौर पर देखिए, 10 साल की सरकार के बहुत सारे एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर तो हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर बहुत सारे जो है एजेंडे और मुद्दों को लागू करने के साथ साथ जन सरोकार के बहुत सारे मुद्दों को पूरा नहीं करने के आरोप हैं। देखिए, चाहे बेरोजगारी का मसला हो, रोजगार का हो, महंगाई का मुद्दा हो, इन चीजों को लेकर जो है सरकार ने कभी भी कोई गंभीरता नहीं दिखाई। और आज बेरोजगारी से, महंगाई से जो निचले तबके के लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो बेहद परेशान है। इसके साथ साथ किसानों की स्थिति भी देख लीजिए कि किसानों की आमदनी दोगुनी होने की बात कही जाती थी और 2022 में इसकी दोगुनी होने की गारंटी दी जाती थी, आज तक एमएसपी लागू नहीं हुई। तो बहुत सारे, चाहे वो किसानों के मुद्दे हों, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है भाजपा के द्वारा, आप एयरपोर्ट बनाते हैं, आप सड़कों का जाल बिछाते हैं और सड़कों में टोल टैक्स देखिए आज से बढ़ा दिया गया 5%, फिर आप बंदरगाह बना रहे हैं। इन सब का फायदा किसको मिल रहा है? आज सोचने वाली बात है कि आप जिस तरह से टैक्स के पैसे का, जीएसटी के पैसे का, आम आदमी के टैक्स के पैसे का इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे वो बंदरगाह हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे सड़क में आप उपयोग करते हैं, इनका उपयोग वो आदमी कितना कर रहा है? इनका सारा उपयोग जो है 90% उपयोग कारपोरेट क्लास कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए भी यदि जनता फिर से मोदी सरकार पर विश्वास कर रही है तो ये तो सोचने है कि नहीं है? गरीबों की थाली पोषण आहार भरा मिल रहा है, उस पर विश्वास है कि नहीं है?
भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के लिए समाज में बैठे हुए अंतिम पंक्ति के विकास के लिए जो कार्य कर रही है उस पर विश्वास है कि नहीं है? देवलाल ठाकुर जी, आपसे ज्यादा जो है कांग्रेस ने गरीबों की चिंता की है। अरे इस देश में अभी जो है गरीबों के घर में जो आवाज बन रहे हैं आलोचना उस पर करते हैं ना, विश्वास है कि नहीं है? विश्वास है, आपको उस पर विश्वास है कि वोट नहीं मिल रहा है, इसका अरे मतलब जितने ये नहीं है कि मेडिकल विश्वास है। देवलाल जी, धनंजय जी, 70 सालों में बनाया था, हमने 10 सालों में बना दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। 10 साल में बनाया तो उसका मेडिकल फायदा कॉलेज किसको मिल रहा है? 70 सालों में बनाया ना, 10 साल में उतनी मेडिकल कॉलेज बना मेडिकल कॉलेज में कितने गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं? कभी सर्वे कराया है? निर्माण किया। अरे सर्वे कराया है कभी? मेडिकल कॉलेज में कितने आदिवासी और दलित करोड़ों बच्चे पढ़ते भारतीयों को हैं? मोदी जी से ही उम्मीद है कि यही वो प्रधानमंत्री जो हमें विकसित भारत की ओर ले जाएगा। देवलाल ठाकुर गरीबों जी, का सुन अगर कोई लीजिए ध्यान एक बात। रखने वाला प्रधानमंत्री है आप तो नरेंद्र मोदी जी है। आदिवासी और गरीब और निचले तबके के कितने बच्चे आपके मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं? कभी सर्वे करा लीजिए। कितने लोग जो नरेंद्र है मोदी जी को कोसने से काम नहीं चलेगा। आप जाके देखिए उस गरीब परिवार के जिसके सर में छत बना है, जिसके घर में अशुद्ध पेयजल आ रहा है, जिसके थाली में पोषण भरा चलिए आहार आ रहा धनंजय है। जी, आप क्या बोलना चाहते हैं इस मुद्दे पे? जिस तरीके से आपने पूरी बातें सुनी, अभी बीजेपी प्रवक्ता की भी सुनी है और राजनीतिक विश्लेषक ने भी जो कहा है, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, अभी राजनीतिक विश्लेषक ने नरेंद्र मोदी सरकार को जो आईना दिखाने का काम किया है, जो नाकामी गिनाया है ना, किस प्रकार से भाजपा के प्रवक्ता तिलमिला गए आलोचना सुनने की साहस इनमें नहीं है, तानाशाही डिक्टेटरशिप है, क्योंकि 10 साल से चल रहा है और इसी को देश की जनता बदलना चाहती है। बड़े बड़े बात कर रहे थे ना, सुन लीजिए, अरे तिलमिला, मैं कहा ना अभी, ये तिलमिलाते हैं क्योंकि इनमें आलोचना सुनने की क्षमता नहीं। यही हालत नरेंद्र मोदी का है, जो इस देश के किसानों को आतंकवादी बोल दे। भाजपा नेता लॉकडाउन में जो मजदूरों को सड़कों में पैदल घूमने बंद कर दे, सुन लीजिए ना, बोला ना, यही भारतीय जनता पार्टी का हार का कारण है। भाजपा नेताओं का जो आलोचना नहीं सुन सकते। चलिए देवलाल जी, मैं आपसे भी इस बारे में प्रश्न करूंगी। दिमाग तो पहले निकाल लिया गया। देवलाल जी, मैं इस बारे में आपसे प्रश्न करूंगी। धनंजय जी, आपके पास 10 सेकंड है, आप अपनी बात रखिए। ब्रेन है ना, ब्रेन वो फ्रीज हो गया है। चलिए धनंजय जी, अब आपने अपनी बात रखी है। देवलाल जी, आप अपनी बात रखिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, लाख शिकायत हो कांग्रेसियों को मोदी जी से, करोड़ों भारतीयों को मोदी जी से उम्मीदें हैं कि यही वो प्रधानमंत्री है जो हमारे देश को अरे मोदी जी शिकायत, अरे मोदी जी कुछ करते तो शिकायत करना। अरे जो नरेंद्र मोदी बेचने के अलावा कुछ जानते नहीं, वो क्या करेंगे देश के लिए? सरकार बनेगी, गरीबों के सड़कों को बेच दिए नरेंद्र मोदी। धनंजय जी, मैंने आपको वक्त दिया, देवलाल जी का बोलने का वक्त, अनाज को बेच दिए नरेंद्र मोदी। अरे आप सुनिए, अरे तो मेरे से बोल रहे थे वो, काम कर रहे हैं, सुनिए ना, मैं बोल रहा था तो बोल रहे थे, तो आप उनको रोके नहीं। मेरी बात की, मैं काम चेहरा दिखाने थोड़ी आया हूँ, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, चेहरा दिखाने थोड़ी आया हूँ मैं। जी जी, मैं धनंजय जी आपको भी मौका दूंगी बोलने का। लोग हमारे 1000 पे विश्वास कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे 1 लाख रुपए के ऊपर नहीं, मैं चेहरा दिखाने थोड़ी टीम में बैठा हूँ, मैं बोल नहीं पाऊंगा। देवलाल जी आप शांत हो जाइए, अभी धनंजय जी को बोलने का मौका दीजिए। आपसे निवेदन करूंगी कि आप शांत हो जाइए। धनंजय जी बोलिए, आपको क्या बोलना है? मैं बोल रहा हूं, अभी एक राजनीतिक विश्लेषक जी ने जो बातें कही है, जो नरेंद्र मोदी जी की नाकामी और उनके जो सरकार की करतूतों को बताया ना, भाजपा प्रवक्ता कैसे उन पर अटैक किए, यही हाल पूरे देश में रहा है। अगर किसान अपना हक मांगे तो भारतीय जनता पार्टी के तो उनको आतंकवादी बोलते थे, अगर युवा बेरोजगार मांगे तो टुकड़े टुकड़े जन बोलते थे, महंगाई बढ़ी है उसमें राष्ट्रवाद बताते थे, और राष्ट्र को बेचने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया है, हर वर्ग को बर्बाद किया है। नरेंद्र मोदी को बेचने के अलावा कुछ नहीं आता। चलिए धनंजय जी, आप बोल रहे नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद किया है, आपकी सरकार भी कई सालों तक रही थी, आपकी सरकार ने भी कई योजनाएं बनाई थी देश को, जो हमारे देश को विकसित भारत की ओर ले जाएगा। लाई ना, उसका लाभ जनता को मिला। हमने नरेंद्र मोदी के देश को नहीं बेचा। जब देश आजाद हुआ तो 33 करोड़ लोगों के पास खाने को नहीं था। कांग्रेस की सरकार ने सबके भूख की व्यवस्था की, कांग्रेस सरकार ने सबके घर व्यवस्था की, और नरेंद्र मोदी ने इस देश को बेचने काम के राष्ट्र को बेचा है। और अडानी अंबानी जैसों के सिर्फ चौकीदारी के भाजपा नेता मजदूर सड़कों में घूम रहा था, पैदल घूम रहा था, और जो वैक्सीन लगा के लोगों की हत्याएं भाजपा की सरकार ने हुई है। चलिए धनंजय जी, देवलाल जी हमारे साथ लखन जी भी मौजूद है, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं।
आपका ये नरेंद्र मोदी साहब धनंजय जी, देवलाल जी हमारे साथ, लखन जी भी मौजूद है, उनसे चर्चा कर लेते हैं। दलाल, ये देशभक्त राष्ट्रभक्त नहीं है। फोकट में चाहते हैं कांग्रेस वाले लोग। लखन जी, जिस तरीके से अभी दोनों ही प्रवक्ताओं का कहना है, आप क्या अपनी बात रखना अडानी चाहेंगे? की दलाली करेंगे, अंबानी की दलाली करेंगे, ये पूंजीपतियों के यहाँ चौकीदारी करेंगे, क्योंकि ये राष्ट्र बेचने वाले लोग हैं। लोग बाहर निकलो कांग्रेस के लोग, तब तो बात बनेगी। अरे अडानी के हाथ कपड़े धोने वाले भाजपा नेता क्या बात करेंगे? अडानी अंबानी के चौकीदारी करने वाले क्या बात करेंगे? अरे राष्ट्र को बेचने वाले लोगों को शर्म नहीं आता? ये राष्ट्र बेचे हैं 10 साल में, राष्ट्र को, राष्ट्र की संपत्ति। चलिए धनंजय जी, देवलाल जी, अब मैं आप लोग से चाहूं कि आप थोड़ा शांत हो जाए। 10 सेकंड का हमारे पास वक्त है। लखन जी, आप क्या कहना चाहेंगे दोनों की बातों पर? जी देखिए, तमाम एंटी इनकम्बेंसी और नकारात्मकता की बातें तो है, ऐसा नहीं है, लेकिन वोट मिलना और सरकार का रिपीट होना, देखिए लोकप्रियता का पैमाना नहीं होता। बहुत सारे मुद्दे हैं देश हित के जिन पर काम होना चाहिए था, और मोदी सरकार जिस तरह से बहुमत में थी वो कर सकती थी। चाहे खेती किसानी का मसला हो, चाहे महंगाई रोजगार का मसला हो, इन पर काम नहीं हुआ है। ये अलग बात है कि वोट मिल रहा है, जी बिल्कुल, वोट मिलना सब कुछ ये नहीं कहता कि आपके सब काम जो है सही है। जी जी बिल्कुल। लखन जी, देवलाल जी, धनंजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्वराज एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए। देखा आपने किस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता दोनों ने अपनी बात रखी है, और कल लोकतंत्र के पर्व का बहुत बड़ा दिन है। कल पता चलेगा कि किसकी सरकार जो है वो बनने वाली है देश में। हालांकि दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर दावे बोल रही है, और एग्जिट पोल के मुताबिक भी कई दावे दोनों पार्टी लगा रही है। ये तो वक्त बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी। हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।